हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि बहुत दिनों से लेक्चर क्यों नहीं आ रहा। आवाज से आप लोगों को एक आइडिया हो चुका होगा कि लेक्चर क्यों नहीं आ रहा। डॉक्टर ने स्ट्रिक्ट मना किया है कि ज़्यादा बात नहीं करनी, लेकिन ये काम है। अब फरवरी फर्स्ट वीक आने लगा है तो आपको फोर्थ वीक के लेक्चर तो देना ज़रूरी है। इस वीडियो को मेरे डॉक्टर के साथ कोई शेयर ना करे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम करेंगे जनवरी महीने के लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, फरवरी आ चुका है और फरवरी का मॉक टेस्ट शेड्यूल भी आप लोगों के सामने है। अभी तक आप लोगों को ये टेस्ट जो है ये मिल चुके हैं। अगला टेस्ट भी आप लोगों का कल है। तो अभी के लिए जो दो एग्जाम सामने हैं, स्कॉस्ट का आप लोगों का 12 फरवरी को है और जो इलेक्शन असिस्टेंट का है इसका 7 फरवरी को है। तो इसके लिए ऑल द बेस्ट, आप लोगों को भगवान तरक्की दे। एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए ही लेके आऊँगा जिसमें हम लोग एक मैराथन सेशन करेंगे 500 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का। वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कब करेंगे। करवाना मैंने जल्दी था लेकिन आवाज़ बहुत बुरी तरीके से बंद पड़ी हुई है तो वापस से माफ़ी मांगूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। साथ ही साथ अब आप लोगों को एक कंपाइल्ड करंट अफेयर्स की मैगजीन भी हमारे एंड से मिल जाएगी जो आप लोगों के इन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। आप लोगों को जल्दी मिल जाएगी। जनवरी के हम लोगों ने डेली करंट अफेयर्स आप लोगों को प्रोवाइड करे हैं, उसका टेस्ट भी आप लोगों का हो रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन लेक्चर्स को, इन PDF को रोज़ 5 से 10 मिनट निकाल के आप लोग पढ़े। ये हमारी ऐप पे भी अवेलेबल है, हमारे टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है। साथ ही साथ इन टेस्ट को भी अटेम्प्ट करें। आप लोग सीखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। और साथ ही साथ जो बच्चे हमारे साथ तैयारी करें, आप एक कोड को यूज़ कर लीजिएगा स्पेशल, आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा JKSSB के हर एक कोर्स पे, टेस्ट सीरीज पे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अभी हाल ही में जो एक जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होता है, हर साल मनाया जाता है जयपुर में, इसका कौन सा एडिशन था जो कि मनाया गया। तो देखो, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो है इसका 16th एडिशन जो है वो सेलिब्रेट किया गया था अभी हाल ही में। जयपुर में इसको किया गया था नाम से। आप लोग यहाँ पे इसको गेस भी कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें थी जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब देखो, 16 एडिशन था जयपुर फेस्टिवल का। यहाँ पे इस बार क्या फीचर किया गया था, इस बार जो वुमेन राइटर्स थे जितने भी, उन लोगों की जो भी वो लिखते हैं लिटरेचर में, उसको यहाँ पे किया गया था। और साथ ही साथ जो की नोट एड्रेस था यहाँ का, जो एक की नोट एड्रेस करते हैं किसी भी एक समारोह में, वो किसके द्वारा यहाँ पे एड्रेस डिलीवर करा गया। तो आपको बता दूं वो किया गया था यहाँ पे अब्दुल रजाक गुरनाह के द्वारा। अब यहाँ पे ये नाम जो है आप लोगों को थोड़ा जो है वो सुना सुना सा लग रहा होगा। ये इस बार के जो हमारे 2021 के नोबेल प्राइज विनर है लिटरेचर में। तो यहाँ पे ये इसलिए ये जो है इवेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये याद रखिएगा, इनके द्वारा यहाँ पे की नोट जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अगर मैं बात करूँ, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स हैं जिसने रिसेंटली 6 दिन तक सेल किया टू विजिट चिटागोंग, बांग्लादेश का जो एक पोर्ट है, उस एज अ पार्ट ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन ICG एंड बांग्लादेश कोस्ट गार्ड। तो यहाँ पे कौन सी शिप थी जो विजिट पे गई थी। तो यहाँ पे मैं आपको नाम बता दूं ICGS शौर्या, ICGS राजवीर। ये जो 2 शिप्स थी ये यहाँ पे गई थी। और यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में जो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा जो एक 6 दिन की विजिट पे गई थी, वो कहाँ पे किस जगह पे हुआ था। तो इस पोर्ट का नाम भी याद रखना। ये पोर्ट बहुत बार पूछा जाता है कि किस कंट्री में है। तो स्टैटिक जीके में एक क्वेश्चन बन सकता है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में कौन सा बैंक ऐसा है जिसने अपना इंटायर 40% का जो स्टेक था, जो कमर्शियल इंडो बैंक LLC में था, वो बेच दिया है SBI को। देखो, ये जो आप लोग देख रहे हैं कमर्शियल इंडो बैंक LLC, ये एक अलग जो है एंटिटी है। यहाँ पे 40% का स्टेक किसके द्वारा बेचा गया है। तो देखो, ये बेचा गया है कैनरा बैंक के द्वारा। किसको बेचा गया है, ये बेचा गया है SBI को। ठीक है, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। ये भी पूछा जा सकता है कि जो 40% का स्टेक कैनरा बैंक ने अपना बेचा है, ये किस बैंक को बेचा है। तो ये भी याद रखना, ये आपको पूछा जा सकता है।
एसबीआई को ये बेचा गया है। साथ ही साथ अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, क्योंकि कई बार बैंक के क्वेश्चन आप लोगों ने देखा था अभी पूछे गए हैं, तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, बेंगलोर कर्नाटका में, ठीक है। एसबीआई का कहाँ पे? एसबीआई का है आपका मुंबई में। एसबीआई के इस समय चेयरमैन कौन है? तो वो है दिनेश कुमार खरर जी, ठीक है। और अगर कैनरा बैंक के पूछे जाएंगे तो वो याद रखिएगा, इनके हैं विजय श्रीरंगम। बस आपको ये याद रखना है, इसके अलावा आपसे नहीं पूछा जाएगा। हेडक्वार्टर्स को याद रखना है, एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने डेवलप करा है इंडिया का पहला 5G इनेबल्ड ड्रोन, जिसका नाम क्या है? स्काई हॉक। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं आपको बता दूं, ये जो 5G इनेबल्ड आप लोग देख रहे हैं ना, आने वाले 1-1.5 साल में आप लोगों को इस पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी। जैसे आप लोगों को ने देखा होगा ग्रीन हाइड्रोजन को, मैंने आप लोगों को यहाँ पे कहा ध्यान में रखना। ये चीज़ें क्या है? ये वो चीज़ें हैं जिसपे इंडिया बहुत स्ट्रेस कर रहा है। और 5G आप लोगों को पता है बहुत जल्द आने वाला है, बहुत सारी जगहों में टेस्टिंग भी चल रही है, बहुत सारी जगहों पे आ भी गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं स्काई हॉक की। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, क्यों? क्योंकि पहला ऐसा है जो कि 5G एनेबल्ड है। पेपर में पूछा जा सकता है इसका नाम क्या है, तो स्काई हॉक इसका नाम है। अब ये बनाया किसके द्वारा गया है? देखो ये बनाया गया है, स्टार्टअप फर्म है एक IG ड्रोन्स, इनके द्वारा इसको बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। अब यही ग्रीन हाइड्रोजन की तरह ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में कौन सी स्टेट ऐसी है जिसने रिसेंटली अनाउंस करा है टारगेट टू बिकेम द फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय द एंड ऑफ 2025? देखो अब आई एम रियली सॉरी अगर आप इस वीडियो में बहुत सारे बच्चों को अगर डिस्ट्रैक्शन हो गई, आवाज़ से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, तब भी ये लेक्चर बना रहे हैं, तो थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करना। फर्स्ट ग्रीन एनर्जी की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। इसमें दोनों चीज़ें याद रखनी है। पहली स्टेट आप लोग यहाँ पे देख के इनको पता चल चुका होगा आपका, इनका नाम भी SSS है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। ये किसके CM है? ये हिमाचल प्रदेश के हैं। तो हिमाचल प्रदेश ने ये डिसाइड किया है कि वो इंडिया की पहली ग्रीन एनर्जी स्टेट बनेगी 2025 तक। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। अब 2025 जो एक डेट है ना, इसको एक और स्टेट ने टारगेट किया था, वो क्या है? सिक्किम के साथ मिलके किया था लद्दाख ने। टारगेट लद्दाख ने किया है, सिक्किम के साथ मिलके किसका इन्होंने कोशिश की है कि ये क्या बनेगी? ये बनेंगे जो कंप्लीटली ऑर्गेनिक 2025 तक। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ, अभी हाल ही में कौन सी स्टेट में इंडियन नेवी ने हाल ही में कंडक्ट करी है अपनी 6 डे लॉन्ग मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज एमफेक्स 2023? तो देखो एमफेक्स 2023 अभी हाल ही में इंडियन नेवी के द्वारा करवाई गई थी। पहले तो इसका नाम याद रखना, कहाँ पे करवाई गई थी? तो ये 6 दिन की जो एक्सरसाइज थी ये चली थी काकीनाडा में। काकीनाडा कहाँ पे है? काकीनाडा है आपका आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ये एक्सरसाइज चली गई थी, जिसमें कि जो इंडियन आर्मी की तरफ से भी ट्रूप्स थी यहाँ पे, नेवी की तरफ से थी, एयरक्राफ्ट भी थे इंडियन एयरफोर्स के ही। तो ये चीज़ याद रखना। मार्कोस ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। मार्कोस कौन होते हैं? मार्कोस जो हमारी नेवी के स्पेशल कमांडोज होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने रिसेंटली एक MOU साइन किया है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के साथ, ताकि वो क्या करेंगे? ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट जो है फील्ड सर्वे किया जाएगा टू प्रमोट एग्रो फॉरेस्ट्री। तो यहाँ पे ये जो एक MOU साइन किया गया है FSI के साथ, ये किसने किया है? ये किया गया है बिहार के द्वारा। बिहार ने अभी रिसेंटली ये एक MOU साइन किया है, जिसमें ये यहाँ से कोशिश किया जाएगा। वापस से देखो किस पे टारगेट किया जाता है। जो भी आप लोग आजकल ये जितने भी देखते हैं ना ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, ये सिर्फ फार्मर्स की इनकम को लेके ही टारगेट किया जाता है कि उनकी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए। और साथ ही साथ आपको बताना है कि फार्मर्स की इनकम को डबल करने का टारगेट कब तक है। ये आपका होमवर्क है, क्योंकि मैंने बहुत बार आपको ये चीज़ पढ़ाई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट बात है, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूँ, पराक्रम दिवस जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया। 126वीं बर्थ एनिवर्सरी थी हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे सुभाष चंद्र बोस जी। तो ये किस डेट को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 23 जनवरी के दिन।
ये याद रखिएगा। सुभाष चंद्र जी को नेताजी के नाम से भी जाना जाता था, या जाना जाता है अभी भी, तो ये याद रखिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि पहला पराक्रम दिवस कब मनाया गया था, तो देखो ये अभी 2 साल पहले ही शुरू किया गया था, जब नेताजी की 124th बर्थ एनिवर्सरी थी, यानी कि 23 जनवरी 2021 में ये पहली बार मनाया गया था। तब ये हार्डली थर्ड एडिशन ही है, तो यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो ये दोनों चीज़ें याद रखना। तब ये मत कहना कि 2 साल पुराने करंट अफेयर पूछे गए थे। अभी हाल ही में कौन सी स्टेट यूटी ऐसी है जिसने लॉन्च करा है 100 डेज टू बीट प्लास्टिक कैंपेन। देखो ये सारे क्वेश्चंस ना काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में आते हैं इस तरीके के। तो किसके द्वारा किया गया है, ये दिल्ली के जो एलजी हैं वीके सक्सेना जी, इन्होंने लॉन्च करा है 100 डेज टू बीट प्लास्टिक। तो यानी कि किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है न्यू दिल्ली के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे कोशिश की जाएगी कि जो 11,000 टन जो वेस्ट डेली के बेसिस पे आता है, जिसमें 10% अप्रॉक्सीमेट यानी कि 1100 टन प्लास्टिक वेस्ट होता है, इसको किस तरीके से जो है वो कम किया जाए, यानी कि ऑल्टरनेटिव ढूंढे जाए प्लास्टिक के जो कि यूज़ किए जा सकते हैं। तो इसको यहाँ पे ध्यान रख के एक 100 डेज का कैंपेन चलाया गया है। दिल्ली के सीएम आप लोगों को पता है अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन एलजी का नाम बहुत कम लोग जानते हैं, याद रखना वो है वीके सक्सेना जी। ठीक है, यहाँ पे ये दो चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में एक प्लेटफॉर्म जो है रिसेंटली लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि जितनी भी जो इंडिया की यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जिसको हम लोग यूआईपी कहते हैं, अब इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इसको डिजिटाइज किया जाए इन अ पायलट मोड। अब इसको जो है वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसके तहत यहाँ पे किया जाएगा, तो इसका नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसका नाम है यूविन। ठीक है, पहला पॉइंट इसको याद रखना, यूविन एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है ताकि डिजिटाइज करा जाए इंडिया का जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। और अभी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोशिश की जाएगी कि 2 डिस्ट्रिक्ट हर एक स्टेट की या यूनियन टेरिटरी की, वहाँ पे इसको किया जाए। अब यहाँ पे एक इस नाम से आप लोगों को ये पोर्टल जो है वो थोड़ा सा मिलता जुलता लगेगा। एक पोर्टल आप लोगों ने यूज़ किया होगा, कोविन करके यूज़ किया था हम लोगों ने, जिसके तहत हम लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करा था कोविड के दौरान वैक्सीनेशन के लिए। वैसे ही यहाँ पे एक यू विन करके लॉन्च किया गया है, ताकि एक यूनिवर्सल जो है पोर्टल लॉन्च कर दिया जाए। ठीक है, कोविन में को जो था वो कोविड था, ठीक है, और यहाँ पे एक यू विन करके, अब यहाँ से आप लोगों को याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूँ, अभी हाल ही में जनवरी 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने फॉर्म करा है ओवरसाइट कमिटी टू इंक्वायर एलिगेशन अगेंस्ट रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इसको हेड कौन करेगा। बहुत दिनों से ये विवाद में चल रहा था रेसलिंग फेडरेशन के ऊपर, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि इसको कौन करेगा। तो आपको बता दूं, खेल रत्न अवार्डी मैरी कॉम जो है वो इस कमेटी को हेड करेंगी। मैरी कॉम बॉक्सर है, ठीक है, यहाँ पे ये याद रखना, यहाँ पे ये कन्फ्यूजन मत कर देना कि ये भी रेसलर है। वैसे तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप में से मैक्सिमम लोग जो एक करंट अफेयर देखते हैं वो इन चीज़ों से तो अवेयर होंगे, क्योंकि बहुत बड़े नाम हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे मेंबर्स कौन कौन होंगे अब वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इनको भी ये भी आपसे ये स्पोर्ट्स की सेगमेंट में पूछा जा सकता है कि कौन किस फील्ड से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे योगेश्वर दत्त है, यहाँ पे योगेश्वर दत्त भी खेल रत्न अवार्डी है। ये कौन है, ये रेसलर है, ठीक है। हेड तो मैरी कॉम है, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा ध्यानचंद अवार्डी है। अब यहाँ पे नाम आप याद रखना, क्या नाम है, तिरुपति मुरगुंडे। ये कौन है, ये हमारे बैडमिंटन प्लेयर हैं। इनके अलावा अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ओलंपिक सेल के मेंबर्स हैं। इसके अलावा राधिका श्रीमन है जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है टीम्स की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लोग हैं। बट ये स्पोर्ट्स पर्सन के इनके नाम आप लोगों को याद रखना। 4 हफ्ते का इन्हें टाइम दिया गया है ताकि ये अपनी जो है रिपोर्ट रख सके। तो यहाँ पे अगर पूछा जाएगा ओवरसाइट कमेटी के हेड कौन है,
तो वो है मैरी कॉम। ठीक है, यहाँ पे ये नाम याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको लोगों को स्टार्टिंग में बताया, लद्दाख ने क्या किया है, लद्दाख ने सिक्किम के साथ एक टाई अप करा है। किसके लिए? स्टेट को ऑर्गेनिक बनाने के लिए। अब कोई स्टेट ऑर्गेनिक कब बनती है, टारगेट कब तक का है, 2025 का। ऑर्गेनिक कोई कैसे बनेगा, ऑर्गेनिक कब बनेंगे, जब वहां पे जितनी भी फार्मिंग होती है उसमें ना ही कोई पेस्टिसाइड का यूज होगा, ना ही उसमें कोई इंसेक्टिसाइड का यूज होगा। ठीक है, तब उस स्टेट को मान लिया जाता है कि वो ऑर्गेनिक है। और इनफैक्ट सिक्किम में ये सब बैन है। अब आते हैं इस चीज के ऊपर, इस क्वेश्चन के ऊपर। आपको ये दोनों चीजें याद आएंगी अब। According to the report, the World Organic Agriculture Statistics and Emerging Trends 2022 released in January 2023, इंडिया ने क्या रैंक सिक्योर करा है ग्लोबली इन एक्सपेंडिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग इन 2020, जबकि किस कंट्री ने टॉप किया? तो देखो, इंडिया का रैंक रहा है थर्ड। टॉप किसने किया? वो किया है अर्जेंटीना ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद रखना। ये इंडेक्सेस में आपसे पूछा जा सकता है। अर्जेंटीना अगर पहले पे है, इंडिया अगर थर्ड पे है। अगर आपसे पूछा जाएगा सेकंड पे कौन है, तो वो है उरुग्वे। ठीक है, ये सेकंड पे है, टॉप अर्जेंटीना ने किया, और इंडिया थर्ड पे है। तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज है कि इंडिया जो अभी नेचुरल फार्मिंग के लिए कर रही है। अब हम लोगों का एक मिशन भी है जिसका नाम क्या है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। तो यहाँ पे भी 2,500 करोड़ का एक पूरा जो है प्रपोजल चल रहा है, जिसको लॉन्च किया गया था अभी रिसेंटली ही। तो ये चीजें याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है? देखो, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 24 जनवरी के दिन अक्रॉस इंडिया। यहाँ पे हर साल इसको ऑब्जर्व किया जाता है। साथ ही साथ अगर पूछा जाएगा कि पहली बार कब बनाया गया था, तो वो हमने 2008 में इसको बनाना शुरू किया था। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम भी हम लोगों ने जो लॉन्च करी थी नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो वो भी 2015 में लॉन्च की गई थी। इसी दिन, सॉरी 22 जनवरी को वो लॉन्च की गई थी इंपॉर्टेंट स्कीम्स में, लेकिन 2 दिन पहले ही करी गई थी नेशनल गर्ल चाइल्ड के पहले। तो ये भी एक स्कीम को भी याद रख लेना आप लोग। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पे नॉर्थ इंडिया का, देखो इंडिया नहीं है यहाँ पे, नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगा है 2000 किलोवाट पावर का, यानी कि किलोवाट पीक का। अगर यहाँ पे पूछा जाए 2023 जनवरी में किसके किस स्टेट या यूटी में बनाया गया था, तो मैं आपको बता दूं, जो गवर्नर है इस समय पंजाब के और एडमिनिस्ट्रेटर है इस समय चंडीगढ़ के, बनवारी लाल जी, इनके द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया था। किया कहां पे गया है? चंडीगढ़ में। ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क क्या है? अब ये तो आ गया नॉर्थ इंडिया का। आप लोग मुझे बताओगे, गूगल की हेल्प आप लोग ले सकते हो, इंडिया का लार्जेस्ट कहां पे है? ठीक है, अब यहां इस अगर इस प्रॉपर सोलर प्रोजेक्ट की बात की जाए, यहां पे एम क्या है? देखो, इसके तहत चंडीगढ़ का एम है टू अचीव द विजन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू इंक्रीज रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एंड अचीव 100% रिन्यूएबल एनर्जी इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे इस एम के साथ अब यहाँ पे चीज़ें जो है ये की जा रही है। अभी आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी स्टेट्स, यूटीज और ये सब चीज़ें जो है करना शुरू कर रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो यहाँ पे ये याद रखना, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा कहाँ पे है? वो है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, भी कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली इन्वेस्ट करा है 32 मिलियन कमर्शियलाइज वर्ल्ड फर्स्ट फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर? तो ये कौन सी कंट्री है जिसने यहाँ पे 32 मिलियन यूएस डॉलर जो है इन्वेस्ट किए हैं? तो वो किए गए हैं कनाडा के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में कौन सा ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसको अवार्ड मिला है ग्रीन रेलवे स्टेशन? मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, ये जो वर्ड है ये आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्स में, अपकमिंग एग्जाम्स में खासतौर पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन जो है अभी मिला है हाईएस्ट प्लेटिनम रेटिंग को बाय द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। तो ये कौन सा ऐसा रेलवे स्टेशन है? तो ये है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को अभी हाल ही में ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन भी मिला है। तो ये याद रखना।
6 कैटेगरीज थी इसमें, जिसमें 6 की 6 कैटेगरीज में इन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। उसके बाद ये सर्टिफिकेशन जो है वो मिलती है। IGBC के द्वारा ये ग्रीन रेलवे स्टेशन की रेटिंग सिस्टम जो है वो डिसाइड करता है कि किसको सर्टिफाइड किया जाएगा, यानी कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसमें आएगा। सिल्वर आता है जिसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी हो, गोल्ड आता है जिसने नेशनल एक्सीलेंस को रिकॉग्नाइज किया, और प्लेटिनम आता है जिसने ग्लोबल लीडरशिप में अपने आप को रिकॉग्नाइज कराया हो। तो यहाँ पे प्लेटिनम रेटिंग यहाँ पे जो है वो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को मिली है। अभी हाल ही में कौन है जो 41st प्राइम मिनिस्टर बने हैं न्यूजीलैंड के, जब उनकी पहले प्राइम मिनिस्टर थी जकिंडा आर्डन, इनके रेजिग्नेशन के बाद। तो आपको बता दूं क्रिस हिपकिंस जो है वो अब बने हैं न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे इनको याद रखना। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए जो तो यहाँ पे एक बेसिक सा क्वेश्चन होता है। देखो जैसे न्यूजीलैंड अभी न्यूज़ में था, आप लोगों से इसकी कैपिटल पूछी जा सकती है। कई बार बहुत सारे बच्चों को होता है कि स्टेट्स एंड कैपिटल पूछी जाती है, जो कंट्रीज एंड कैपिटल पूछी जाती है वो उन्हीं कंट्रीज की आती है जो न्यूज़ में होती है। और साथ ही साथ इनका नाम भी आप लोग याद रखना। आपको साथ ही साथ इनका नाम भी याद रखना है, जकिंडा आर्डन का नाम भी याद रखना है, क्योंकि 3rd फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी न्यूजीलैंड की। बट आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्रिस हेपकिंस किसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो ये नाम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था बहुत सारी चीज़ों को लेके। कोविड में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था न्यूजीलैंड ने इन्हीं की लीडरशिप के अंडर। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में बालाकृष्ण विट्ठलदास दोषी जी, जिन्हें बीवी दोषी भी कहा जाता है, ये इंडिया के पहले प्रित्जकर प्राइज विनर थे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि ये कौन सी फील्ड से बिलोंग करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ दूसरी चीज़ आती है जो आपको इनके बारे में याद रखना है ओबिचुअरीज में। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, अब किस साल में इन्हें मिला था, तो इन्हें 2018 में, अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले, 4 साल पहले ही इन्हें इस बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना। पद्मश्री अवार्डी भी रह चुके हैं ये। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास को फिर से। हाँ जी, तो ये इंडिया के अगर पूछा जाएगा कि बीवी दोषी जी किस फील्ड से रिलेटेड थे, तो ये आर्किटेक्ट थे। ठीक है, और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रित्जकर प्राइज जो मिलता है वो किस फील्ड में मिलता है। तो ये भी याद रखना, ये भी आर्किटेक्चर में ही मिलता है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। इन्होंने बहुत बहुत काम किया है। जैसे कि अगर मैं आपको कोई फेमस चीज़ें बताऊँ तो IIM उदयपुर के आर्किटेक्ट ये थे, NIFT दिल्ली के आर्किटेक्ट ये हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें इन्होंने जो है वो बनाई हुई है। बीवी दोषी पहले ऐसे थे जिनको प्रित्जकर प्राइज के साथ साथ रॉयल गोल्ड मेडल भी मिला था। इंडिया से ऐसे पहले इंसान थे ये। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सेलिब्रेट करा कौन सा अपना एडिशन नेशनल वोटर्स डे का, तो ये 13th एडिशन था। किस डेट को किया गया था, तो 25 जनवरी 2030 को किया गया था। और इन्होंने थीम भी लॉन्च की है। थीम क्या थी इस बार की, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। तो यहाँ पे इस थीम को भी याद रखना। इन केसेस में थीम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो आपको थीम भी पता होनी चाहिए और एडिशन कौन सा था वो मैंने आपको बता दिया, वो था 13th एडिशन। नेक्स्ट पे आते हैं। नेशनल टूरिज्म डे भी मनाया गया था। किस डेट को मनाया जाता है, तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल जो है एक दिन पहले मनाया जाता है किसके, रिपब्लिक डे के। तो यहाँ पे इसको याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत सारे इस तरीके के नाम आप लोगों ने सुने होंगे, लेकिन ये पहला एडिशन था तो ये आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया और किस कंट्री के बीच में एक बायलैटरल एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम था वीर गार्डियन। ये किस कंट्री ने की है, तो ये करी गई है जापान के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये पहला एडिशन था, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी एक्सरसाइज इंडिया जापान के साथ करता है, लेकिन
ज़्यादातर इस बार आपको वीर गार्डियन पूछे जाने के चांसेस बन सकते हैं। अगर एयरफोर्स की बात करूं, इंडियन एयरफोर्स की, तो इस समय हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? वो है एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी जी। ठीक है। अगर हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इंडियन एयरफोर्स एस्टेब्लिश कब हुई थी, तो ये 1932 में एस्टेब्लिश हुई थी। जापान के इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो वो है फ्यूमियो किशियाडा। ठीक है। कैपिटल तो आपको पता है टोक्यो। ओलंपिक गेम्स भी यहाँ पे हुए थे। बस इसमें आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं। आपको बताना है कि इस साल जो रिपब्लिक डे हुआ था, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो गलत है। तो मैं आपको सीधा आंसर बताता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा आसान हो जाए क्वेश्चन को समझना। तो पहला जो है वो गलत है, जॉरिस नहीं थे। अब बात आती है यहाँ पे बाकी चीज़ों पे। देखो द्रौपदी मुर्मू ने जो थी, इन्होंने यहाँ पे क्या, प्रेसिडेंट तटरक्षक मेडल दिया। तटरक्षक मेडल को 6 इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू ने अप्रूव करा कन्फर्मेंट ऑफ द जीवन रक्षा पदक सीरीज 43 पीपल को दिया। तो बस आपको इसमें नंबर याद रखने हैं। ठीक है। आपको सिर्फ नंबर याद रखना है, आपको सारी डिटेल याद नहीं रखनी है। आपको बस सबके नाम भी, वैसे आप लोगों को ये सबके नाम पता होने चाहिए, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी एक बार गो थ्रू करना, जिन जिन लोगों के मेडल मिले हैं या अवार्ड्स मिले हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में कोई एक ऐसी चीज़ करी है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो पता होना ज़रूरी है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही में जो, हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि 74th जो हम लोगों का रिपब्लिक डे था, इसके चीफ गेस्ट थे कौन? तो यहाँ पे याद रखना, इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे। ठीक है। इजिप्ट के प्रेसिडेंट जो थे, उनका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, अब्दुल फतेह अल सीसी। ये इस बार चीफ गेस्ट थे, तो ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करो, अभी हाल ही में कौन सी स्टेट ऐसी है जिसने मंथली अलाउंस शुरू कर दिया अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो बता दूं, सीएम के जो छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं भूपेश बागल जी, उन्होंने ये अनाउंस करा है कि वो मिलेगा। इसको अगर बेरोजगार भत्ता भी कहा जाता है। तो होगा क्या, तो देखो 3 साल के लिए एक ग्रांट मिलेगी 50,000 की, जिसमें वो अपने घर बना सकते हैं। इस तरीके से होगा। और 10,000 रुपये हर साल मिलेंगे ग्राम पंचायत को फॉर ऑर्गेनाइजिंग फेस्टिवल एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़, इन लोगों के लिए। तो ये अलग अलग चीज़ें जो है वो की गई है अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए। किसने शुरू किया मंथली अलाउंस? तो ये किया गया छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी ऐसी इंडियन सिटी है जो होस्ट करेगी स्पेस 20 प्रोग्राम ऑफ G20 इन अप्रैल 2023? तो देखो ये जो जितनी भी चीज़ें होंगी इस बार, तो G20 के द्वारा जो भी चीज़ें होंगी, मैं आपको बताता हूँ। एक बार ब्रिक्स की जो समिट इंडिया में हुई थी ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस पेपर में यही बने थे कि कौन सी कहाँ पे हो रही है, किस जगह पे, कौन सी सिटी में कौन सा प्रोग्राम होस्ट कर रहा है। वैसे ही आपको ये G20 में देखने को मिलेगा। तो जो मेघालय के गवर्नर हैं, मैं आपको बता देता हूँ, शिलोंग में करेंगे। BD मिश्रा जी हैं इस समय। क्या है ये? मेघालय के गवर्नर। इन्होंने कहा है कि जो ये एक पार्ट है G20 प्रोग्राम का, वो यहाँ पे होस्ट होगा, जिसका नाम क्या है? स्पेस 20 प्रोग्राम। इसको भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी तो आप लोगों को पता चलेगा। अब आपको बता दूं कि इंडिया प्रेसिडेंटशिप जो मिली है G20 को, वो कब से कब तक है? तो वो मिली थी हम लोगों को 1 दिसंबर 2022 से। कब तक रहेगी? ये रहेगी 30 नवंबर 2023 तक। तो जितने भी होंगी मीटिंग वगैरह, ये सब अब आपको यहीं पे देखने को मिलेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्पेस 20 कहाँ पे होगा? वो मेघालय में होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अब कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि होस्ट करेगी 15th ब्रिक्स समिट, जो कि अगस्त 2023 से होगा? तो देखो इस साल ये कहाँ पे होगी? ये होगी साउथ अफ्रीका में। ठीक है। अगर इससे पहले पूछा जाए आप लोगों से, इससे पहले क्या कभी कोई साउथ अफ्रीका ने होस्ट करी है? तो बिल्कुल करी है। इससे पहले 5th जो एडिशन था वो साउथ अफ्रीका ने होस्ट करा था। तो यहाँ पे इसको याद रखना। तो ये चीज़ आपको
ब्रिक्स के रिलेटेड तो सिर्फ ये पूछा जाएगा कि कहाँ पे होगी। अगर ब्रिक्स कभी इंडिया में होगा तो उसमें भी फिर जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, टोटल अगर मैं बात करूँ कितनी मीटिंग्स होती है, तो 14 फॉर्मल मीटिंग्स होती है, और 9 इनफॉर्मल होती हैं। बस ये प्रे करना जब तक आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे ये इंडिया में ना आए, क्योंकि वरना आपको फिर वो 14 के वेन्यू याद रखने पड़ेंगे, किस स्टेट में हुई, किस पर्टिकुलर जगह में हुई। जैसे आपको G20 में करनी पड़ेगी, तो एग्जामिनर आपका काम डिफिकल्ट नहीं करेगा। अभी आप लोगों को सिर्फ G20 याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। इसरो के द्वारा अभी हाल ही में एक प्लान को लॉन्च किया गया है, जो कि फर्स्ट इंडियन मिशन होगा टू ऑब्जर्व द सन बाय जून और जुलाई 2023। अब ये जून जुलाई जो है इस महीने तक कौन सा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है इंडिया का, जो सन की स्टडी करेगा। क्या नाम है? आदित्य L1। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ एक और नाम आपको याद रखना है, वो क्या है? वो है गगनयान। ये 2 इंडिया के मिशन इतने इंपॉर्टेंट है इस समय, जो कि हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी को एक लेवल ऊपर ले जाएंगे अगर ये सक्सेसफुल अच्छे से हो गए तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना। 27 की अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही में डेटा प्रोटेक्शन डे जो है ये मनाया गया है। 17th एडिशन था। किस डेट को मनाया जाता है? तो ये हर साल 28 जनवरी को मनाया जाता है, इसको याद रखना, डेटा प्रोटेक्शन डे को। इसके अलावा इसकी कोई थीम नहीं थी, बट इसका एक गोल था ताकि जो अवेयरनेस है उसको रेज किया जा सके डेटा प्रोटेक्शन इश्यूज को लेके, और इन्फॉर्म किया जा सके पीपल को उनके राइट को लेके, और किस तरीके से वो अपने आप का डेटा जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में आप लोगों को मैंने भी बहुत बार बताया कि 2023 का जो हॉकी वर्ल्ड कप होगा वो इंडिया में होगा, और ये फाइनली जो है ये कंप्लीट हो चुका है। कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने अपना 3rd हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो जीता है? तो ये जीता गया है जर्मनी के द्वारा। ठीक है, जर्मनी ने जीता। इनका एक निकनेम भी है, वो क्या है? वो है डाई होनामस। ये पूछा नहीं जाएगा, बट याद रखना इनको इस नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने जीता है। बेल्जियम को इन्होंने फाइनल में हराया था। इंडिया बाहर पहले ही हो चुका था इसमें। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग है। बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि आपने उस पर गलत लिखा। देखो वर्ल्ड लेप्रोसी डे की अगर मैं बात करूँ, ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लेप्रोसी डे हर साल मनाया जाता है 29 जनवरी को। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पे याद रखना, 29 जनवरी को मनाया जाता है। जो हम लोगों ने डेली PDF देते हैं उसको आप लोगों से मैं ज़्यादा टाइम नहीं मांगता, आप लोगों से मैं सिर्फ थोड़ा सा टाइम मांगता हूँ कि आप रोज़ 5 से 10 मिनट जो हम लोग आपको PDF प्रोवाइड करते हैं उसको ज़रूर रीड करा करो। टेलीग्राम पे रीड करो 5 से 10 मिनट रोज़ आपकी लाइफ से मैं मांगता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं मांगता। उसको आप रीड करना शुरू करोगे, बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोवाइड नहीं कर पाते। यहाँ पे सिर्फ मैं हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट इवेंट्स लेके आता हूँ, उसको आप लोग बस रीड करो, आप लोगों के करंट अफेयर्स सारे हो जाएंगे। और उसके बाद जो टेस्ट है उसको आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है इसकी थीम क्या थी? तो देखो इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। आपको ये याद रखना है, ये इसकी थीम थी। अब ये मनाया कब जाता है? ये हर साल मनाया जाता है लास्ट संडे को, जो आपके जनवरी का होता है ना, उस दिन ये मनाया जाता है। तो इस बार 29 को था, तो इस बार 29 को मनाया गया था। तो डेट से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर इंडस्ट्री एसोसिएशन, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसका क्या रैंक रहा है इस बार इन द इक्विटी सेगमेंट एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज 2022 में? तो क्या रैंक रहा है यहाँ पे? तो NSE की अगर मैं बात करूं तो ये 3rd लार्जेस्ट एक्सचेंज बन चुकी है दुनिया की इक्विटी सेगमेंट के ऊपर। अगर हम बात करते हैं उसमें, तो आपको ये याद रखना है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, डॉक्टर के साथ शेयर मत करें क्योंकि वो मेरी बुरी तरीके से बुरी हालत कर देगा उसने, क्योंकि पहले भी बहुत डांटा था, फिर भी मैं लेक्चर्स बना रहा था। तो चलो बाय, टेक ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही। अब सांस लेंगे, अब थोड़ी सी रेस्ट करेंगे। और हाँ, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग ये कोड यूज़ कर लेना। ये सिर्फ 2 दिन के लिए अवेलेबल है, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा था कि पहले वो रिपब्लिक डे पे नहीं ले पाए थे, तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा मैगजीन आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग उसको पढ़ते रहना। जो कंपाइल्ड
जो करंट अफेयर का ना वो कंपाइल्ड 20 से 30 पेजेस की आपको मिल जाएगी। और टेस्ट ज़रूर देना, एक्चुअल एग्ज़ाम की तरह देना। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ अभी आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी अपनी मेहनत को डबल कर दीजिएगा। तो चलो मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।